हमारे लिटरेचर के अंदर कई सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो कॉइन किसी और ने किए हैं पर पॉपुलराइज किसी और ने किए हैं। कॉइन करने वाला बिल्कुल गायब हो जाता है पर उसको फेमस करने वाला उस पर्टिकुलर टर्म से एसोसिएट हो जाता है। ऐसा ही एक टर्म है हमारे लिटरेचर या फिर लिटरेरी थ्योरी के अंदर थर्ड स्पेस। ये टर्म कॉइन किसी और ने किया है पर इसको पॉपुलराइज उस इंसान ने भी किया है, दूसरे इंसान ने भी। क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है दोनों के ही नाम को डाल के, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ऐसा कोई टर्म हमारे एग्जाम में आया तो भाई हम लोग किसको क्लिक करेंगे, जिसने उसको कॉइन किया है या फिर जिसने उसको पॉपुलराइज किया है। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव दिस क्लैरिफिकेशन टू यू, और उसी के चलते चलते हम लोग एक पंथ दो काज करने वाले हैं। थर्ड स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बोथ आपके होमी के भाभा एंड एडवर्ड सोजा के ये टर्म्स हैं, इनको अच्छे से समझेंगे और इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको लास्टली मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर जाओ। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है सो व्हाई आर यू वेटिंग, आपको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको यहाँ पर मेरी सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएगी एंड आई थिंक यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, क्योंकि उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश के डेली पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलती हैं, लिंक्स मिल जाते हैं एंड और भी मेरे काफी सारे वॉइस नोट्स मिल जाते हैं। सो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। अगर आप अपने लिटरेरी थ्योरी की बहुत अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो इसी आसान भाषा में मैं जैसे यहाँ पढ़ाती हूँ, एक एक टर्म, एक एक थ्योरी, एक एक राइटर एंड एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है इस मेरे कोर्स के अंदर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। 90+ लेक्चर्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको लिटरेरी थ्योरी नहीं आता है, कमजोर फील करते हो, तो जरूर से इस कोर्स को जाके चेकआउट करिए, क्योंकि अब आपके यूजीसी नेट में अराउंड 22 से 25 क्वेश्चंस अकेले आपका लिटरेरी थ्योरी लेकर चला जा रहा है। इसके अलावा मेरी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ब्रिटिश लिटरेचर की, लिटरेरी थ्योरी की, क्रिटिकल टर्म्स की, क्रोनोलॉजी सीरीज की, जिसको आप मिस नहीं करना चाहेंगे, उनको भी आप जरूर से चेकआउट करिएगा। बात करेंगे हम लोग अपने टर्म थर्ड स्पेस के बारे में। वर्ड से ही हम लोग को समझ में आता है थर्ड स्पेस आपके तीसरे पायदान पर आती है। इसका मतलब देयर इज फर्स्ट स्पेस ऑल्सो एंड सेकेंड स्पेस ऑल्सो। ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होमी के भाभा एंड एडवर्ड सोजा दोनों ही पोस्ट कलोनियलिज्म की जो थ्योरी है, आपकी पोस्ट कलोनियलिस्ट थ्योरी है, उससे बिलोंग करते हैं। दोनों ने ही थर्ड स्पेस के ही टर्म को इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों ने बिल्कुल अलग अलग वे में यूज किया हुआ है। आपके होमी के भाभा थर्ड स्पेस को बताते हैं एज अ मेटाफोरिकल स्पेस जो आपकी फ्लूइड कल्चरल आइडेंटिटीज को शो करता है। वहीं दूसरी तरफ आपके एडवर्ड सोजा थर्ड स्पेस को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस के तरीके दिखाते हैं, एक स्पेशल स्पेशियल थ्योरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों को ही हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस थर्ड स्पेस की थ्योरी को समझाने के लिए मैंने मैथ्स के वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड स्पेस हम लोग इस ब्लू वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, जो हम लोग के लिए एक ऐसी स्पेस बन जाएगी जो हमारी फर्स्ट स्पेस एंड हमारी सेकेंड स्पेस के बाद आएगी। पहले हम लोग होमी के भाभा की थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद एडवर्ड सोजा। होमी के भाभा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पोस्ट कलोनियल राइटर हैं, जो डीकंस्ट्रक्शन या फिर आपकी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से हेविली इन्फ्लुएंस थे। तो आप जब इनका थर्ड स्पेस की थ्योरी को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस्ड है। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, जिसको मैं बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा चुकी हूँ, जो बाइनरी ऑपोजिशंस एंड आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है, उसके ऊपर आपकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी बात करती है। एंड होमी के भाभा ने पोस्ट कलोनियल लिटरेचर या फिर पोस्ट कलोनियल थ्योरी के अंदर इस चीज को अप्लाई किया है। सबसे पहले बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपके लिए सिर्फ टर्म एंड उसके कॉइन किए हुए राइटर को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से एस्से में कॉइन किया है, कौन सी डेट को कॉइन किया है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके होमी के भाभा ने थर्ड स्पेस का जो टर्म है वो कॉइन किया है अपने इस इंपॉर्टेंट एस्से द लोकेशन ऑफ कल्चर, जो 1994 में पब्लिश होता है। होमी के भाभा का सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट एस्से नहीं, कई सारे इंपॉर्टेंट एस्सेज हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में पढ़ा के रखा है। प्लीज उसको जाकर आप पढ़ाई कर लीजिएगा और इस पर्टिकुलर एस्से को अपने नोट्स पे जरूर से हाईलाइट करके लिखिएगा। होमी के भाभा ने थर्ड स्पेस को एक मेटाफोरिकल स्पेस बताया है ऑफ योर फ्लूइड कल्चरल आइडेंटिटीज। इनके अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड और हाइब्रिड नेचर ऑफ कल्चर इन पोस्ट कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में। आपको सबसे पहले बता दूं कि होमी के भाभा थर्ड स्पेस के लिए तो फेमस है ही,
लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है ये हाइब्रिडिटी के लिए। हम लोग जब भी हाइब्रिड वर्ड का यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अरे ये सब्जी तो हाइब्रिड है, मतलब कि किसी दो सब्जी से मिलकर बनी हुई है। हम लोग बोलते हैं कि किसी कुत्ते की या किसी पर्टिकुलर एनिमल की कोई ब्रीड है, कोई स्पीशीज है, वो हाइब्रिड है। तो उससे मतलब होता है कि किसी दो पर्टिकुलर स्पीशीज से मिली हुई है। किसी सब्जी के बारे में, किसी फूल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब हम लोग हाइब्रिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को क्लियरली पता होता है कि किसी दो चीजों के मिलने से ये जो तीसरी चीज बनी है इज द हाइब्रिड। ये इन दोनों चीजों का मिक्सचर इसके अंदर आता है। तो जब आपके होमी के भाभा हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं इन पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स, तो उनका यहाँ पर मतलब क्या है कि आप अगर एक इंडियन हैं, देन आपके देश में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स जो आपके ऊपर रूल करते हैं। आप सभी को ये चीज फिक्स्ड आइडेंटिटीज में बताई गई है कि भाई हमारा कल्चर तो अलग है, हमारी संस्कृति तो अलग है, हम लोग ये पहनावा पहनते हैं, हम लोग ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वी आर वन थिंग। देन आपके वेस्टर्नर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते हैं भाई ये हमारा तरीका है, दीज आर द वेज इन विच वी टॉक, दीज आर द क्लोथिंग दैट वी वेयर, दीज आर द वैल्यूज दैट वी फॉलो। वो अपना एक बी आइडेंटिटी ले लेते हैं। तो ये जो ए आइडेंटिटी एंड बी आइडेंटिटी बिल्कुल फिक्स्ड है एंड कहीं से भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करती है। जब आपका कॉलोनियलिज्म हुआ, जब ये लोग हमारे देश में आए, सो देयर बिकेम अ थर्ड स्पेस। जब आपके इन दोनों के कल्चर्स मिल गए, कुछ ऐसे आपके लोग निकल कर आ गए who were open to both the cultures, who were not बोल सकते हैं confining themselves in the fixed binary oppositions of either being an Indian or being a Britisher। ये इन दोनों के ही कल्चर को लेके आते हैं। जैसे आज की डेट में हम लोग इंडियंस भी हैं एंड वेस्टर्न फिलोसफी एंड बहुत सारे वेस्टर्न चीजों को भी फॉलो करते हैं एंड सही मानते हैं। सो ये जो थर्ड हाइब्रिड स्पेस एंड थर्ड हाइब्रिड आइडेंटिटीज निकल के आई, उसी को ही आपके होमी के भाभा ने थर्ड स्पेस कहा है, जहां पे फ्लूइड आइडेंटिटीज के बारे में बात किया which were in opposition of your fixed binary identities। fixed मतलब या तो मैं ये हूं या तो मैं ये हूं। तो इस चीज को जब ब्रेक करके आप तीसरी तरफ जाते हो जहां पर आप थोड़ा सा उस कल्चर का भी उठाते हो, थोड़ा सा दूसरे कल्चर का भी उठाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड आइडेंटिटीज। आई होप आप लोग को ये थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि आपके होमी के भाभा कहते हैं कि ये जो थर्ड स्पेस है इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट कल्चर्स आर इंटरैक्टिंग। वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, विच इज लीडिंग टू अ न्यू हाइब्रिड आइडेंटिटीज दैट चैलेंजेस एंड डिस्टेबलाइज द फिक्स्ड। मीनिंग आप जब पूरी दुनिया को बहुत ही फिक्स्ड आइडेंटिटी, बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हो, या तो मैं मेल हूं या तो मैं फीमेल हूं, मैं एक मेल हूं तो मुझे तो किचन में नहीं जाना है भैया, मुझसे ये सब नहीं होना, मैं तो सिर्फ आई एम द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस। मैं एक औरत हूं भाई, मैं क्यों घर से बाहर कमाने जाऊंगी। तो आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हो इन बाइनरी आइडेंटिटीज जो आपको दुनिया ने बना कर दी है। पर आजकल के जमाने में लड़के भी किचन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं भाई, शेफ्स बनते हैं, इतना अच्छा कुकिंग करते हैं लड़कियों से भी ज्यादा, एंड घर पे भी काफी हेल्प करते हैं। वेरस आपकी फीमेल काउंटर पार्ट भी अब दुनिया में बाहर निकली है एंड मेल के ही जितना वो कमाकर दिखा सकती है। सो ये फ्लूइडिटी जो हम लोग के बाइनरी ऑपोजिशंस को किल करता है, डिस्टेबलाइज करता है, उसके बारे में थर्ड स्पेस या डी कॉलोनाइजर माइंडसेट से बात करते हैं। कि आपके होमी के बाबा कहते हैं कि ईदर यू वर कॉलोनाइजर और यू वर कॉलोनाइज्ड। आप अस वर्सेस देम के जो कॉन्सेप्ट में आ जाते हो, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के कॉन्सेप्ट में आते हो, ये सारी चीजें आपकी हाइब्रिडिटी और थर्ड स्पेस में खत्म हो जाती है। वेयर थर्ड स्पेस एक्ट एज अ फ्लूइड फ्री फॉर्म ऑफ आइडियाज, अ फ्री स्पेस जहां पर आप दोनों ही आइडेंटिटीज को कैरी कर सकते हो। एंड ये जो करता है रेजिस्टेंस का काम करता है। जब आप दोनों ही आपके कल्चर से, दोनों ही आइडियोलॉजी से कुछ ना कुछ लेते हो, तो डोमिनेंट पावर आपके ऊपर काम नहीं कर पाती। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करता है तो फिक्स्ड आइडेंटिटीज, फिक्स्ड रिलीजनल या फिक्स्ड आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर ही करता है। बहुत ही कट्टरवाद इस चीज को बोलेंगे जिसको बाइनरी ऑपोजिशन या फिक्स्ड आइडेंटिटीज में बांटना हुआ। जब आप फ्लूइड हो जाते हो, हर चीज को एक फ्री फॉर्म में देखने लगते हो, लिबरल हो जाते हो,
तो आपके मार्जिनलाइज्ड एरियाज ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को आवाज मिलती है एंड वो आपके साथ क्या करते हैं, घुल मिल पाते हैं, जिसको हम लोग थर्ड स्पेस बोलते हैं। सो इजी लगा होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो टर्म है थर्ड स्पेस का, वो आपके होमी के भाभा का ही टर्म है जिसको इन्होंने कॉइन किया है। तो एडवर्ड सोजा ने क्या किया है, अब आइए उसके भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। सोजा ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया है, ये मैं आपको बता दूं अपने इस एसे में। नाउ आपको एसे का नाम और डेट दोनों पता होना चाहिए। जहां पर आपके जो होमी के बाबा हैं थर्ड स्पेस के कॉन्सेप्ट को कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। आपके एडवर्ड सोजा ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही अलग तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके एडवर्ड सोजा एक बहुत बड़े अर्बनिस्ट एंड अर्बन थ्योरिस्ट थे, जियोग्राफर थे, एंड अर्बन प्लानिंग कैसे होती है उस पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान था। स्पेशल थ्योरी एंड स्पेशल जस्टिस के लिए ये माने जाते हैं एंड फेमस है। इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसको लेके इन्होंने बात की है अबाउट द थर्ड स्पेस, जो आपके रियल और इमेजिन स्पेस के बीच की एक जगह बनती है, फिजिकल और मेंटल चीज के बीच की एक जगह बनती है। ठीक है, यहां पर इन्होंने बात किया है फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस और थर्ड स्पेस, जहां पर आपके एडवर्ड सोजा बताते हैं कि थर्ड स्पेस वो फिजिकल स्पेस होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी सेकंड स्पेस जिसको हम लोग इमेजिन्ड स्पेस या फिर वर्चुअल स्पेस भी कहते हैं, वो एक ऐसी जगह होती है जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर पाते हो। भाई मैं देहरादून में रहती हूँ एंड आपका देहरादून में एक बहुत ही फेमस स्पॉट है सहस्त्रधारा। आप लोग सर्च करेंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टूरिस्ट लोकेशन आपके सामने खुल के आएगी। तो अगर मुझे अपने घर से उस पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट पर जाना है सहस्त्रधारा पे, तो सबसे पहली जो फर्स्ट स्पेस कहलाएगी वो मेरी वो फिजिकल स्पेस कहलाएगी जो एक्चुअल में वो जगह है। लेकिन वहां जाने के लिए मैं थोड़ा गूगल मैप्स का इस्तेमाल करूंगी एंड इमेजिन करूंगी कि अच्छा कहाँ कहाँ से ये रास्ता जाता है। मैं गूगल मैप्स पे वर्चुअली जो उसका रास्ता खुल के आएगा, जो आपकी गलियां खुल के आएंगी, जो आपके पहाड़ से होते हुए वो रास्ता खुल के आएगा, उससे मैं इमेजिन करने की कोशिश करूंगी कि अच्छा मुझे यहाँ से टर्न लेना है, मुझे यहाँ से जाना है, फिर मुझे यहाँ पर पहुंचना है। सो पहली स्पेस इज ऑलवेज योर फिजिकल स्पेस जो एक्चुअल में होती है। दूसरी स्पेस होती है आपकी इमेजिन्ड स्पेस। आप उस जगह पर पहुंचने के लिए जो इमेजिनेशन, जो वर्चुअल दिमाग लगाते हो और एसोसिएट करते हो कि अच्छा वहां पे तो झरने हैं, वहां पे तो पॉन्ड है, वहां पर बहुत मजा आता है, पानी में घूम सकते हैं, इतना नेचर को देख सकते हैं। तो ये मेरी उस जगह से लेके जो धारणा बन रही है, जो इमेजिनेशन बन रही है, वो मेरी सेकंड स्पेस में आ जाएगी। थर्ड स्पेस इन दोनों को ही मिलकर बनाई जाती है, फिजिकल स्पेस प्लस योर इमेजिन स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड या फिर लिव्ड स्पेस, जहां पर एक्चुअल में मैं वहां पहुंच जाऊंगी अपने इमेजिनेशन और अपने फिजिकल चीजों का इस्तेमाल करके, एंड उस जगह पर मैं एक्चुअल में उस पानी में नहा रही होंगी या फिर फन कर रही होंगी एंड वहां के नेचर को इमेजिन कर रही होंगी। कई सारे कल्चर के लोग वहां पे आए होंगे जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगी, उनसे मिल पाऊंगी, एंड वो जो एक्सपीरियंस होगा मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो तीन स्पेसेस के बारे में एडवर्ड सोजा ने बात की है वो इतनी सी ही है, वो उनकी स्पेशल थ्योरी से आती है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि फिजिकल स्पेस वो कॉन्क्रीट एक्चुअल स्पेस है जिसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, समझ सकती हूँ। ये कोई भी बिल्डिंग, पार्क या आपकी कोई लोकेशन हो सकती है। दूसरी होती है आपकी इमेजिन्ड स्पेस या वर्चुअल स्पेस जो हमारे दिमाग में होती है, जिसको लेकर हम लोग अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हैं, आइडियोलॉजी बनाते हैं या मेंटल नैरेटिव उससे जोड़ देते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा दिखाई देगा। जब भी कभी कोई जगह का नक्शा पास होता है तो आर्किटेक्ट जो होता है वो जो नक्शा पास कराता है वो एक इमेजिनेशन होता है एक्चुअल स्पेस का, कि अच्छा अगर आपका घर बनना है तो एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कार रखने की जगह होगी, फिर उसके बगल में ही आपका लिविंग रूम होगा, लिविंग रूम से ही आप किचन में पहुंच जाओगे। तो वो जो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाकर देता है वो होता है आपका इमेजिन्ड स्पेस। आप इमेजिन करते हो कि फिजिकली जब ये बन जाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। एंड तीसरी चीज, जब आप उस ब्लूप्रिंट एंड उस फिजिकल घर को मिला देते हो, एक्चुअल में अपने घर परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो जाते हो, रहने लगते हो, मजे करते हो, मेमोरीज बनाते हो, उसको हम लोग कहते हैं लिव्ड स्पेस, जो फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस को जोड़कर बनी हुई होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फाइनली अगर हम लोग इस चीज के आपके एडवर्ड सोजा ने ये जो तीन स्पेस और स्पेशल डायलेक्टिक्स के बारे में बात की है उसका एग्जाम्पल इन्होंने लॉस एंजलिस को लेकर दिया है। आप चाहो तो उसके बारे में और सर्च कर सकते हो, मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, फाइनली अगर टर्म के ऊपर आए
तो क्या पता लगता है कि थर्ड स्पेस जो है वो फर्स्ट कॉइन किया था आपके होमी के भाभा ने इन द पर्टिकुलर ऐसे द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994। एडवर्ड सोजा ने इसको पॉपुलराइज किया है, यूज किया है इनके टर्म को अपने कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और बताओ कि आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को दिखाई देता है थर्ड स्पेस। बताओ थर्ड स्पेस वुल्फगैंग आइसर का टर्म है? नहीं, तो ऐसे ही हम लोग इस पॉइंट को गलत कर देंगे। थर्ड स्पेस क्या अर्नेट ब्लॉक का टर्म है? नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। थर्ड स्पेस हमारे एडवर्ड सोजा का टर्म है? पार्शली यस, इनका टर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दिखाई देता है हम लोग को होमी के भाभा भी यहाँ पे है। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी कि भाई मैम ने तो बताया था कि होमी के भाभा ने इसको कॉइन किया है, लेकिन होमी के भाभा के में तो हाइब्रिडिटी आ जाती है और हाइब्रिडिटी भी आपके होमी के भाभा का टर्म है। तो ये आपका एक सही स्टेटमेंट बन जाएगा जहां पे थर्ड स्पेस में आपके एडवर्ड सोजा आ जाते हैं एंड हाइब्रिडिटी जो एक्चुअल में आपके होमी के भाभा का टर्म है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी से ही बनेगा जिसने पढ़ा होगा कि ये टर्म दोनों को बिलोंग करते हैं और आपके होमी के भाभा के दूसरे टर्म्स भी जिस बच्चे को पता होंगे वही बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा। सो दिस इज व्हाई आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इन टीचिंग यू ईच एंड एवरी टर्म दैट इज कमिंग अंडर योर लिटरेरी थ्योरी। हजारों टर्म्स हैं आपकी लिटरेरी थ्योरी के अंदर जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन है, व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टर्म और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, किसने इन्वेंट किया और कॉइन किया ये दिया हुआ है। तो थर्ड स्पेस हम लोग को दिखाई देता है एंड होमी के भाभा दिखाई देता है, तो ये तो बिल्कुल हमारा सही सटीक बैठ गया। दूसरा सेम क्वेश्चन, थर्ड स्पेस दिखाई दे रहा है, होमी के भाभा दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मैम अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया एंड ऑप्शन में हम लोगों को एडवर्ड सोजा भी दे दिया तब हम लोग क्या करेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं कि वो ड्रॉप हो जाएगा। पूरी चांसेस है कि आपका यूजीसी नेट, क्योंकि पता नहीं कैसे फ्लॉड क्वेश्चंस को वो लोग जानबूझ के डालते हैं या फिर पता नहीं नींद में ही कोई क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं कि एक ही टर्म को अगर दो राइटर को बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं अरे डाल दो, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आपने ऐसी तैयारी क्वेश्चन वाइज की होगी तो आपसे गलती नहीं होने वाली है, वो ड्रॉप हो जाएगा तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। देन आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको काफी सारे वर्क्स दिए हुए हैं एंड कहा है कि इसकी क्रोनोलॉजी बताओ। तो देखो लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में हम लोग ने देखा, लेकिन ये जितने वर्क्स देख रहे हो ये आपके मेजर से माइनर वर्क्स हैं हर राइटर के बिलोंगिंग टू द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप जाकर इनको पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मदद करते हैं ये बताने में कि तैयारी कितनी चल रही है और कितनी सही नहीं चल रही है। आप अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि तैयारी मेरी किस तरफ जा रही है, बस आंख बंद करके कंटेंट रिसीव करते चले जाओगे। आप हेल्प चाहते हो, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से जरूर से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पिक करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप अपने लिटरेचर के किसी भी सेक्शन को क्लिक करके सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो और जज कर सकते हो कि कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। ये आपको टारगेटेड स्टडी करने में मदद करेगा। लास्टली अगर आप इसी आसान भाषा में कई सारी लिटरेरी थ्योरीज और उनके टर्म्स को पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस कोर्स से जरूर से आप जाकर फ्री डेमो लेक्चर्स देखें, आपको अच्छा लगे एंड देन इसको अवेल करके तैयार करें। कल्चरल स्टडीज इज ऑल्सो अ सेक्शन जो रेडी एंड तैयार है, जिसको आप जाकर पढ़ सकते हो, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़े रहना, मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा और ये आपकी ड्यूटी है कि लिटरेचर के अंदर आने वाले ऐसे ही कई सारे टर्म्स जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आप सबकी मदद हो। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, होपिंग कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी इस पर लेकर आएंगे आपके कमेंट्स के बाद। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।